नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स में टॉप 10 क्वेश्चंस को देखते हैं जो हाल ही में पिछले 4-5 दिन में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है या चर्चाओं में है या अखबारों की हेडलाइनों में है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को शेयर कर देंगे सबसे पहले और लाइक करना ना भूलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो क्लास को। तो देखते हैं करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को, सभी को आप नोट करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी। ठीक है, आपकी जो आगामी आने वाली परीक्षा है उसमें करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। इस वजह से एक एक क्वेश्चन को आप छाप लो, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप जानते हैं, योगी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, सेकंड टाइम चल रहा है, सेकंड टर्म चल रहा है। तो इन्होंने अभी हाल ही में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, मिशन वृक्षारोपण। ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर पौधे लगाए जाए, है ना। तो मिशन वृक्षारोपण शुरू किया है, इसे नोट कर लेना। मिशन वृक्षारोपण कौन से जिले से? बिजनौर से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू किया है, याद रखिएगा। और 22 जुलाई को शुरू किया है। कब शुरू किया? 22 जुलाई 2023 को बेटा शुरू किया है। और इसमें लक्ष्य रखा है सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का। पूरे उत्तर प्रदेश में कितना? 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सरकार का इस योजना के तहत है, मिशन वृक्षारोपण। और कहां से शुरू किया? बिजनौर से। और बिजनौर वो जिला है उत्तर प्रदेश का, कौन सा जिला है? अगर बिजनौर की हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उत्तर में है, सहारनपुर से थोड़ा सा नीचे है, बिल्कुल नॉर्थ में उत्तर प्रदेश के। और यहां पर सबसे पहले गंगा जी प्रवेश करती है। इस जिले में सबसे पहले कौन सी नदी प्रवेश करती है? गंगा जी सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। माही गीर जनजाति बिजनौर में निवास करती है। बिजनौर गंगा के लिए तो जाना जाता है, और किसके लिए जाना जाता है? माही गीर जनजाति बिजनौर में निवास करती है, जो कि उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समझ गए। 22 जुलाई को मिशन वृक्षारोपण उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से कितने पौधे? 35 करोड़ पौधे लगाने का मिशन रखा गया इसमें। दूसरा, ये नेवी का एक जहाज है, कृपाण नामक। ये भारतीय नेवी से कौन सी नेवी को दिया गया? ये वियतनाम की नौसेना को ये जहाज दिया गया है। कौन सी सेना को? वियतनाम नौसेना को। तो जो हमारे नेवी चीफ हैं, आर हरि कुमार नेवी चीफ है, उन्होंने अध्यक्षता करी इसे वियतनाम को सौंपने के लिए। तो नोट कर लीजिएगा, कृपाण नामक नेवी का जहाज कौन से देश को दिया गया? वियतनाम नेवी को दिया गया, वियतनाम, है ना। इसकी राजधानी क्या? हनोई राजधानी है वियतनाम की। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को भारतवर्ष में। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इंग्लिश में बात करें तो। 1927 को बंबई में रेडियो स्टेशन शुरू किया गया था। वर्ष 1927 को क्या शुरू किया गया था? रेडियो स्टेशन, पहला रेडियो स्टेशन भारत का शुरू किया गया था। आप समझ सकते हैं, पुराने समय में, आज से 20 साल पहले या 15-20 साल पहले चले जाएंगे तो रेडियो पे ही बहुत सारे समाचार, न्यूज पत्र, वो सॉरी माफ कीजिए, प्रसारण होता था। या आमतौर पर लोगों के जहाँ सबसे ज्यादा रेडियो मिला करता था। तो अंग्रेजी शासनकाल में 1927 में पहला रेडियो स्टेशन भारत में स्थापित हुआ, बंबई में। तो इसी वजह से तारीख कौन सी थी? 23 जुलाई। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जो कि क्रांतिकारी थे, योद्धा क्रांतिकारी थे जाने माने, और ये भी नेता थे लोकमान्य तिलक। इन दोनों नेताओं की, क्रांतिकारियों को कह लीजिए, 23 जुलाई को जयंती मनाई जाती है दोनों की। कब मनाई जाती है? 23 जुलाई को। चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म हुआ वो 1906 में हुआ मेरे हिसाब से। हाँ, 1906 में जन्म हुआ। और कहाँ पे जन्म हुआ चंद्रशेखर आजाद का? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जगह का नाम है इस समय अलीराजपुर, जो जिला है अलीराजपुर में जन्म हुआ चंद्रशेखर आजाद जी का, मध्य प्रदेश में 1906, 23 जुलाई 1906 को जन्म हुआ। तो इस वजह से क्या मनाते हैं? जयंती मनाते हैं। लोकमान्य तिलक की अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1856, 23 जुलाई 1856 को जन्म हुआ इनका। और कहाँ पे हुआ? रत्नागिरी में। इनका भी लिख लेना, कहाँ पे जन्म हुआ लोकमान्य तिलक का बेटा? रत्नागिरी में। अगर देखो रत्नागिरी के बारे में अगर बात करें तो रत्नागिरी में किसका जन्म हुआ? पहले तो ये समझो महाराष्ट्र का जिला है एक, और बिल्कुल किससे लगा हुआ है? अरब सागर के पास है। रत्नागिरी किसके पास है? अरब सागर के पास है, महाराष्ट्र का जिला है। और जिसमें जन्म होता है लोकमान्य तिलक, या लोकमान्य तिलक को और क्या बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी ये जाने जाते हैं। जो नेता थे, क्रांतिकारी थे, पत्रकार थे, बहुत सारे रोल इन्होंने निभाए भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। इनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन शुरू होते ही। बाल गंगाधर तिलक की, इनका उपनाम था लोकमान्य तिलक। ठीक है, इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर मैं रहूंगा। किसने दिया था? लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक ने।
अंग्रेजों ने पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए इनको, चूंकि अंग्रेजों की खिलाफत करते थे, हमेशा भारतीयों की सहानुभूति के स्तर पर अपने न्यूज़पेपर, जो इनके अखबार थे, केसरी और एक मराठा, दोनों अखबार इन्होंने निकाले थे और छापते थे, तो इनको पकड़ करके डाल दिया। तकरीबन 6 या 7 साल तक मांडले जेल में रहे, जो कि म्यांमार के अंदर है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना। तो मैं बता रहा था महाराष्ट्र में अरब सागर के किनारे स्थित है और ये मैग्नीज के लिए और फेमस है। खनिज संसाधनों में अगर पढ़ेंगे नहीं आप, तो मैग्नीज का क्या यहाँ पे भंडार पाया जाता है, मैग्नीज नामक खनिज का क्या पाया जाता है, भंडार कहाँ पे, रत्नागिरी में, अरब सागर के पास स्थित है। यहाँ जन्म हुआ था बाल गंगाधर तिलक जी का, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। दोनों महान पुरुष हैं, दोनों योद्धा रहे, दोनों पराक्रमी रहे, दोनों स्तरों पर। एक न्यूज़पेपर या पत्रकारिता के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करते थे हमेशा, और दूसरे क्रांतिकारी थे जो अड़ करके जुलूस से, है ना, और अपनी क्रांतिकारी घटनाओं से वो काम करते थे भारत की आज़ादी के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी, है ना। तो ये नोट कर लेना। अब बात करते हैं 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। कैसे अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। जो हमारा झंडा है, जो हमारा इस समय भारत का एक प्रतीक है, ध्वज है, पताका है या केतन है, ये पर्यायवाची शब्द है। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया या अंगीकार किया गया, कोई भी शब्द आप याद कर लीजिए। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन करने वाले जो व्यक्ति थे भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक सिपाही कह सकते हैं उनको, जिनका नाम था पिंगली वेंकैया, जो कि आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के रहने वाले थे। वहाँ उनका जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। और आंध्र प्रदेश का ये वाला इलाका अभ्रक के लिए जाना जाता है, और फिश प्रोडक्शन के लिए भी, मछली उत्पादन के लिए भी बहुत फेमस है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, ये भी नोट कर लेना। 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज, झंडा जो हमारा है इस समय। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे होना है? अक्टूबर 2023 में होंगे, ये अक्टूबर के महीना में, और गोवा में होने। गोवा की राजधानी लिख लेना, पणजी में, जो कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत ये राज्य आता है। तो राष्ट्रीय खेल होने, राष्ट्रीय खेल का मतलब पूरे भारत के स्तर के खेल होंगे। इसमें बहुत सारे गेम्स शामिल किए जाते हैं, ज़्यादातर खिलाड़ी भी भाग लेते हैं राष्ट्रीय गेम्स में, अलग अलग राज्यों के। तो 37 में होंगे ये। ठीक है, इससे पहले 36 में गुजरात में आयोजित हुए थे। नोट कर लेना, 36 में गुजरात में हुए थे। अभी ये अक्टूबर के महीने में जाकर के होने। ठीक है, अभी इसे नोट कर लो। वायुसेना की बात कर रहे हैं। वायुसेना अपनी 91वीं वर्षगांठ, मतलब 91वां कौन सा दिवस? स्थापना दिवस वायुसेना का। 91वां स्थापना दिवस बेटा 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना मनाएगी इलाहाबाद में। इस बार कहाँ मनाएगी? इलाहाबाद में। वायुसेना ने एक परंपरा शुरू करी है, वैसे आमतौर पर उससे कई साल पहले एक ही स्थान पर लगातार वायुसेना दिवस का आयोजन होता आ रहा है। दिल्ली में मान लीजिए, दिल्ली के आसपास है, जैसे हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद के अंदर, वहाँ पर भी वायुसेना का स्थापना दिवस के आयोजन होते हैं। बंगलोर में कुछ सेलेक्टेड जगह पर। लेकिन अब वायुसेना ने शुरू किया है कि भारत के अलग अलग जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर मनाया जाएगा वायुसेना दिवस। तो अभी से घोषणा करिए, इस साल के आने वाले 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ही। तो इलाहाबाद में इस वर्ष का मनाया जाता है, कहने का मतलब प्रयागराज में मनाया जाएगा। ठीक है, नया नाम भी याद रखिए, प्रयागराज में ये वायुसेना की 91वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मस्तिष्क दिवस की बात कर रहे हैं, 22 जुलाई को मनाते हैं, 2013 से मनाया जाने शुरू होने लगा। मस्तिष्क दिवस भी मनाया जाता है दुनिया में 22 जुलाई को, ये भी नोट कर लेना। 2013 से शुरू हुआ था, इसे एक मीटिंग के बाद निर्णय लिया गया मस्तिष्क से संबंध दिवस मनाने के लिए। ठीक है, अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, ये नोट कर लीजिएगा। 2023 की अभी हाल ही में एक रैंकिंग आई है, जिसे पासपोर्ट रैंकिंग बोलते हैं, लेकिन ये नाम इसका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। क्या नाम है पूरा? ये नाम जरूर याद रखना है, पेपर में ऐसे ही नाम छप के आना हो भैया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा आया है? तो भारत के पासपोर्ट का स्थान आया है 80वां। कौन सी रैंक है भारत की? 80वीं रैंक है पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। ठीक है, और इसमें जो पहला देश है, पहले देश की बात करें तो पहला देश है इसमें सिंगापुर। सबसे अच्छा पासपोर्ट विश्व में माना जा रहा है कौन से देश का? सिंगापुर का। तो लिख लीजिएगा इसमें। और भारत का स्थान 80वां। और दूसरे स्थान, तीसरे स्थान की बात करें, 2-2 3-3 देश हैं, उसे डिटेल में फिर बताएंगे, लेकिन हाल फिलहाल ये पॉइंट याद रखिएगा। नागालैंड की बात कर रहे हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य, राजधानी क्या है? कोहिमा, और नॉर्थ ईस्ट का हमारा राज्य नागालैंड। ठीक है, नागालैंड से चुनी गई पहली महिला राज्यसभा की, कोई पहली महिला सांसद चुनी गई है नागालैंड के इतिहास में? नोट कर लेना और छाप लेना इसे। नागालैंड से चुनी गई पहली महिला राज्यसभा सांसद अभी हाल ही में चुनी गई हैं, माफ कीजिए मनोनीत की गई हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो नाम है इनका एस फागनोन कोन्याक। क्या नाम है इनका? एस फागनोन कोन्याक लिख लेना। महिला का नाम एस फागनोन कोन्याक, ये महिला का नाम है जो राज्यसभा की सांसद बनाई गई है। ठीक है, पहली महिला चुनी गई है। ये चुनी गई है, मैं बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं,
इसे और क्लियर करके बताएंगे। राज्यसभा के अंदर आपको बताइए 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं भारत के राष्ट्रपति, है ना, नॉमिनेट करते हैं। तो उन्हीं में से इनका नंबर आया है नॉमिनेट में, ठीक है, ये नोट कर लेना आप। आगे बात करते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट की। विश्व निवेश रिपोर्ट, निवेश का मतलब है इन्वेस्टमेंट, इंग्लिश में कहते हैं निवेश का मतलब जो पैसा लगा रहे हैं एक दूसरे देश में उद्योगों को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए। तो ये रिपोर्ट आई है 2023 की। इसमें पहला जो स्थान है वो अमेरिका का, दूसरा स्थान चीन का और तीसरा स्थान सिंगापुर का। विश्व निवेश रिपोर्ट, और इसका मतलब होता है एफडीआई। एफडीआई शब्द तो आपने सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन का मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मतलब जो विदेशों से पैसा जो लग रहा है ना देश में, कितना पैसा लग रहा है उसकी रैंक आती है। तो कौन सा देश में सबसे ज्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इन्वेस्ट हुआ है 2023 की रैंक के इस रिपोर्ट के अनुसार? तो अमेरिका पहला, चीन दूसरा, सिंगापुर तीसरा, और भारत का स्थान आप पूछेंगे कि सब भारत 8वें स्थान पे इस रैंक में, लिख लेना। इंडिया निवेश रिपोर्ट में कौन से स्थान पे? 8वें स्थान पे निवेश रिपोर्ट में। आगे बात कर रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बनाई गई है भैया अभी हाल ही में। विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है और उस बिल्डिंग में ऑफिस खोला गया है, और ऑफिस जो खोला गया है वो डायमंड का ऑफिस है। क्या का ऑफिस है? डायमंड का, हीरा कारोबार का ऑफिस है, हीरा कारोबारी से संबंधित वो ऑफिस है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस है, तकरीबन 35 एकड़ में ये फैली हुई है और 15 मंजिला इमारत है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस कितने मंजिला है अगर बात करें तो पहले तो ये समझ लो, ये ऑफिस दुनिया की सबसे बड़ी कहाँ स्थापित करी गई है? सूरत में। सूरत राज्य की बात करेंगे तो गुजरात आएगा। ऑफिस संबंधित किससे है? तो ऑफिस का संबंध है डायमंड से, डायमंड बिजनेस से या डायमंड कारोबार से, ये नोट कर लेना, कारोबार से, ठीक है। डायमंड से संबंधित है सूरत शहर में, क्योंकि सूरत जाना जाता है इंडिया में डायमंड के काम के लिए, डायमंड की कटिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए। कौन सा शहर जाना जाता है? सूरत, गुजरात का सूरत शहर जाना जाता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनी हुई है, 15 मंजिला ऊंची है, 35 एकड़ में फैली हुई जो ऑफिस है, ठीक है, और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो आप बस गुजरात के सूरत याद रखिएगा। इससे पहले जो पहले स्थान पे थी वो अमेरिका की पेंटागन ऑफिस थी। अमेरिका की कौन सी थी? वो अब दूसरे स्थान पे चली गई। पेंटागन ऑफिस सबसे बड़ी थी दुनिया की, ऑफिस बिल्डिंग माना जाता था उसको। पेंटागन क्या है? अमेरिका सेना से संबंधित दफ्तर रहता है वहां पे, अमेरिकी सैन्य विभाग का दफ्तर पेंटागन में, जो कि अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित है, व्हाइट हाउस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, उसी में, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब दुनिया की सबसे जो बड़ी बिल्डिंग है, सबसे बड़ी ऑफिस है, वो इंडिया में बनेगी, इंडिया के गुजरात में, गुजरात के सूरत में, और उसका संबंध डायमंड से, ठीक है। आगे बात करते हैं इन्वेस्ट इंडिया की सीईओ, प्रबंधक निवेशक किसे बनाया गया? इन्वेस्ट इंडिया मतलब जो भारत में इन्वेस्ट होता है, तो वो एक डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा, तो उसकी प्रबंधक सीईओ बनाया गया है एक महिला को, जिनका नाम है निर्वृति राय। क्या नाम है इनका? निर्वृति राय, उस महिला का नाम है जिसको बनाया गया है। तो आपको कोई दिक्कत लगी हो करंट अफेयर्स के इन क्वेश्चंस में तो कमेंट करके बताइएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक करना ना भूला करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छांट करके लेके आ रहा हूँ, और उसमें भी जो आवश्यक लगता है मैं डिटेल्स भी आपको बता देता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो नोट कर लीजिएगा इस क्लास को। 100% उम्मीद है कि इस क्लास से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास के जी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहा करो, इसी तरीके से लगातार करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।